नमस्कार। आज हम अ, भारतीय व्यापार बाजार में जो गहमा-गहमी चल रही है, उस पे थोड़ी बात करेंगे। खास तौर पर 5 जुलाई 2025 तक की स्थिति क्या है? जी। हमारे पास एक दस्तावेज है, भारतीय बाजार, धोखाधड़ी, लाभ और भविष्य। इसकी कुछ अंश हैं हाँ। और हमारा इरादा है कि बाजार की जो मुख्य घटनाएं हैं, जैसे नियामक एक्शन, शेयर बाजार का हाल और कुछ संरचनात्मक चिंताएं भी उभर रही हैं, बिल्कुल। उनको थोड़ा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो शुरुआत करते हैं सेबी की हालिया कार्रवाई से। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। उन्होंने अमेरिका की एक बड़ी क्वांट ट्रेडिंग फर्म है जेन स्ट्रीट, उस पर कह सकते हैं शिकंजा कसा है। कौन ट्रेडिंग फर्म? हाँ, ये जो कंप्यूटर एल्गोरिदम से फटाफट ट्रेडिंग करती हैं। बिल्कुल भाई। और इन पर आरोप भी, जैसा आप कह रही थी, कोई छोटा नहीं है। हाँ, भारतीय डेरिवेटिव्स बाजार में बड़े पैमाने पर हेरफेर का आरोप है। जी। और सेबी ने सिर्फ जेन स्ट्रीट को भारत में ट्रेडिंग से रोका ही नहीं है, अच्छा। बल्कि उनकी करीब 4,843 करोड़ रुपए की जो कथित अवैध कमाई थी। ओ, 4,843 करोड़ रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, वो भी जब्त कर लिया। तो ये हेरफेर किया कैसे इन्होंने? सेबी का क्या कहना है? देखिए, रेगुलेटर का आरोप है कि फर्म ने मिरर ट्रेड्स का इस्तेमाल किया। मिरर ट्रेड्स मतलब एक जैसे सौदे? हाँ, एक अकाउंट के सौदे दूसरे में हूबहू कॉपी करना। हाँ। और साथ में एक्सपायरी डे कैश फ्यूचर्स रणनीतियां भी। अच्छा, यानी एक्सपायरी वाले दिन कैश और वायदा बाजार के बीच के फर्क का फायदा उठाना। बिल्कुल। आरोप यही है कि इन तरीकों से इंडेक्स के स्तरों को आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम रूप से बदला गया। तो इसका असर मतलब आम निवेशक पर क्या पड़ा होगा? उन्हें शायद सही तस्वीर नहीं मिली। बिल्कुल यही चिंता है। सेबी के मुताबिक इस पूरी गतिविधि से खुदरा निवेशकों को गुमराह किया गया, जबकि फर्म ने अनुमान है करीब 36,500 करोड़ से 43,000 करोड़ के बीच का एक भारी मुनाफा कमाया। 36,000 करोड़ से 43,000 करोड़, ये आंकड़े तो हाँ, हैरान करने वाले हैं। हाँ, ये दिखाते हैं कि ये किस स्केल पर हो रहा था। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और शायद इसीलिए उदय कोटक जैसे अनुभवी बैंकर ने पहले ही चेताया था भारतीय पूंजी बाजार में संरचनात्मक असंतुलन को लेकर। आप बिल्कुल सही जगह जोड़ रही हैं। कोटक की मुख्य चिंता यही है कि हमारा बाजार फंडामेंटल्स पर, यानी कंपनियों के असली प्रदर्शन पर ध्यान देने के बजाय कहीं सिर्फ वॉल्यूम ड्रिवन मतलब ट्रेडिंग की संख्या पर आधारित एक्सचेंज ब्रोकर बिजनेस मॉडल की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। अच्छा। उनका मानना है कि भाई शेयर बाजार का असली काम तो पूंजी निर्माण में मदद करना है और कंपनियों का सही मूल्य तय करना है, सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाना नहीं। बिल्कुल। तो क्या ये जो डेरिवेटिव्स बाजार है हमारा, जो अब वॉल्यूम में दुनिया में सबसे बड़ा है, उसमें ऐसी अपारदर्शी रणनीतियां और वॉल्यूम पे इतना ज्यादा फोकस, ये एक तरह का खतरा है? यही अब एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। जब फोकस सिर्फ वॉल्यूम पर हो तो क्या हम सही कीमत खोज पा रहे हैं? क्या ये भारत के इतने बड़े डेरिवेटिव्स बाजार की स्थिरता और पारदर्शिता के लिए ठीक है? ये सवाल अब और गहरे हो गए हैं। हालांकि इन सब चिंताओं के बीच अगर हम 4 जुलाई के बाजार को देखें तो वहां थोड़ी बढ़त भी दिखी। हाँ, वो भी है, थोड़ी बढ़त रही। अब बीएसई सेंसेक्स करीब 193 अंक ऊपर 83,432.89 पर बंद हुआ। और निफ्टी भी करीब 55-56 अंक बढ़कर 25,461 पर बंद हुआ। कुछ सेक्टर्स अच्छे चले, तेल और गैस, रियलिटी, फार्मा, आईटी, बैंकिंग। अच्छा। हाँ, लेकिन ऑटो और मेटल थोड़े पीछे रहे। निवेशकों के मन में क्या चल रहा था? ये सेबी की कार्रवाई या फिर वो अमेरिका टैरिफ की डेडलाइन, इसका असर था? देखिए, थोड़ी सतर्कता तो थी। 9 जुलाई की अमेरिकी टैरिफ वाली बात और ये सेबी की कार्रवाई दोनों दिमाग में थे। लेकिन जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, डीआईआईज, उनकी खरीदारी ने बाजार को संभाला। और एक दिलचस्प बात यह हुई कि इंडिया विक्स, जिसको हम डर का सूचकांक भी कहते हैं, हाँ, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो 9 महीने के निचले स्तर 12.32 पर आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि बाजार फिलहाल ज्यादा बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद नहीं कर रहा या जोखिम लेने से बच रहा है। हाँ, मोटे तौर पे यही मतलब है। या तो ट्रेडर्स थोड़े निश्चिंत हैं या फिर जोखिम लेने की इच्छा थोड़ी कम है, कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आईपीओ बाजार में काफी हलचल दिख रही है। जी हाँ, प्राइमरी मार्केट काफी एक्टिव है। अगले हफ्ते कई आईपीओ आने वाले हैं। कोई खास नाम? एक है किम कार्ड इंडिया। ये खाद्य और स्वास्थ्य सामग्री वितरण से जुड़ी कंपनी है।
इनका आईपीओ 7 जुलाई को खुलेगा। करीब 80 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है इनका। और भी कंपनियां हैं लाइन में। अच्छा, और स्टॉक स्पेसिफिक कुछ खबरें? पूनावाला फिनकॉर्प का शेयर भागा अपने Q1 के मजबूत बिजनेस प्रदर्शन के दम पर 52 सप्ताह के नए हाई पर पहुंच गया। उधर मुथूट फिनकॉर्प ने 290 करोड़ रुपए जुटाने के लिए नया एनसीडी इशू लॉन्च किया है। एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक तरह का बॉन्ड। बिल्कुल। और सेंसेक्स में जो सबसे ज्यादा चढ़े उनमें बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, HUL, ICICI बैंक, HCL टेक जैसे नाम थे। तो कुल मिला के देखें तो तस्वीर ये है कि एक तरफ सेबी की सख्ती है, बाजार की बनावट पर सवाल उठ रहे हैं। सही। और दूसरी तरफ इक्विटी बाजार घरेलू खरीदारी और आईपीओ की रौनक के सहारे थोड़ा संभला हुआ है, कुछ आशावाद भी है। बिल्कुल सही कहा। मुख्य फोकस अब यही लग रहा है कि बाजार की इंटीग्रिटी मतलब अखंडता बनी रहे और ग्रोथ के साथ साथ निष्पक्ष तरीके भी अपनाए जाएं। सेबी की कार्यवाही शायद उसी दिशा में एक कदम है। हाँ, लगता तो यही है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए कोई एक सवाल या विचार छोड़ना चाहेंगे? ये उठता है कि क्या भारतीय डेरिवेटिव्स बाजार का वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा होना कहीं लंबी अवधि में बाजार की स्थिरता और कंपनियों के सही मूल्य खोजने की प्रक्रिया के लिए एक अनदेखा लेकिन बड़ा जोखिम तो नहीं बन रहा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।